यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं 25 मार्च 2017 का एक और पेपर जो कि आपका सेकंड शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, फीमेल सुपरवाइजर के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो 2017 में लास्ट एग्जाम हुआ था फीमेल सुपरवाइजर का, उसका सेकेंड पेपर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले जो फर्स्ट पेपर है जिसमें 200 क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने पूरा यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। इसका भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियोस को सेक्शन वाइज यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम सेकंड पेपर के बारे में बात कर रहे हैं, आज इसका सेकंड सेशन यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, जिसमें जो अपना फर्स्ट सेक्शन है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, पोषण व स्वास्थ्य से रहकर, उससे हम लोग क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। 20 क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट लगती है क्योंकि इसमें नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक कितने मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, ये चीजें आपसे पूछी जाती है। तो इन चीजों के नोट्स आप जरूर से बना लें। ठीक है, ताकि आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम टाइम में चीजों को रिवाइज करने में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 से। इसमें पूछा गया है, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। गर्भवती महिला के आहार में निम्नलिखित में से किस चीज को शामिल नहीं किया जा सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें पता है कि क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यहाँ पर पूछा हुआ है, दूध एवं दूध से बने हुए उत्पाद, एल्कोहल एंड स्मोकिंग के बारे में बात करी गई है, और अनाज व दालों के बारे में यहाँ पर बात करी गई। तो नेगेटिव चीज यहाँ पर क्या हो जाएगी, सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी, अल्कोहल और धूम्रपान इसमें नहीं होना चाहिए और इस समय पर सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सी आंसर अपना करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। निम्नांकित प्रयोजना से स्वास्थ्य पेशेवर द्वारा 5 भोजन समूह प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। इसमें क्या बोला गया, द 5 फूड ग्रुप सिस्टम। आपको ध्यान होगा, आपने अगर प्रीवियस वाला पेपर विजिट किया है, फर्स्ट पेपर जो था उसमें यह पूछा गया था कि निम्नलिखित में से क्या 5 फूड ग्रुप सिस्टम में नहीं आता है या कौन सा इसका हिस्सा नहीं है। तो अपन ने 5 प्रकार के फूड देखे थे। दैट मीन्स कि हमारी थाली में हमारा जो बैलेंस डाइट होता है उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, विटामिन होने चाहिए, मिनरल्स यहाँ पर होने चाहिए, है ना। अब इसमें 5 फूड सिस्टम में हम लोग ये देखते हैं कि किसका परसेंटेज यहाँ पर कितना होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है कि 5 फूड ग्रुप सिस्टम कैन बी यूज्ड बाय द हेल्थ प्रोफेशनल फॉर द फॉलोइंग पर्पस। उसमें हमसे मात्रा पूछी थी किसका परसेंटेज कितना होना चाहिए। इस वाले में इसने पूछा है कि ये हेल्थ प्रोफेशनल्स जो होते हैं, जिनसे हम सलाह लेते हैं हमारी हेल्थ को लेकर, हमारी डाइट को लेकर, तो वो क्यों देते हैं हमको 5 फूड सिस्टम फॉलो करने को, क्यों बोलते हैं। ये क्या होता है, टूल्स फॉर न्यूट्रिशनल काउंसलिंग के लिए ये देते हैं। ठीक है, दूसरा बोल रहा है भोज्य पदार्थों की लेबलिंग और निगरानी तंत्र के लिए ये देते हैं, ताकि इसमें चीजें फिक्स हो जाए कि किसकी मात्रा कितनी उस व्यक्ति को लेनी चाहिए। रोगी को उपचारात्मक आहार समझाने के लिए जो है 5 फूड ग्रुप सिस्टम को अपनाया जाता है। तो क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा, तीनों ही चीजें करेक्ट है, तो ऑल ऑफ दी अबोव यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा कि टूल्स फॉर न्यूट्रिशनल काउंसलिंग पहला वाला सही हो गया। भोज्य पदार्थों की लेबलिंग और निगरानी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर रोगों के उपचार के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑल ऑफ दी अबोव था और सारे ऑप्शंस भी सही थे, कि जो 5 फूड ग्रुप सिस्टम है इसमें कितनी मात्रा किसकी होनी चाहिए। देखो, फ्रूट वेजिटेबल्स जो है हमारे भोजन में 33% यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से हमने टेबल देखी थी लास्ट में, एफ 33% होना चाहिए। उसके बाद हमारे ब्रेड, प्रोटीन्स वाली जितनी भी चीजें होती है उसका परसेंटेज भी कितना होना चाहिए, यहाँ पर 33% होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट जितने भी आ जाते हैं, दूध और दूध से बने हुए उत्पाद, उनका परसेंटेज 15 यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें शुगर और फैटी मटेरियल्स जो है वो आप कम मात्रा में सेवन करें। दैट मीन्स लगभग 7% ये होना चाहिए, न भी नहीं हो, है ना, नहीं तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि अपोजिट चीजें यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी चीजें हो गई, मीट वगैरह हो गया, या उसके जो अल्टरनेटिव हो गए जो वेजिटेरियन लोग लेते हैं, ठीक है, प्रोटीन वाली चीजें जो 12% में यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, मीट फिश या उसके जो अल्टरनेटिव्स हो गए, है ना, वो कितना होना चाहिए, 12% यहाँ पर होना चाहिए। इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं, जिन्होंने प्रीवियस सेशन नहीं देखा है उसको यहाँ से नोट डाउन कर लेना, या इसके अल्टरनेटिव। जरूरी नहीं कि हर इंसान को ये चीज सेवन करनी, इसके कई सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये होता है अपना 5 फूड सिस्टम, मतलब एक थाली में ये सारी चीजें यहाँ पर होनी चाहिए।
ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक अमीनो एसिड के कैटेगरी में आता है? जो एक महत्वपूर्ण अमीनो एसिड है, हमारे शरीर में कई सारे अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, इसमें से अगर मैं इन चारों में देखूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? एलानीन है, एस्पार्टिक एसिड हो गया, ग्लूटामिक एसिड हो गया, या फिर लाइसिन हो गया। तो लाइसिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जितना भी फैट होता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना, और हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने में मदद कौन करता है? यही वाला अमीनो एसिड करता है। 20 प्रकार होते हैं इसके, 20 अलग अलग टाइप के होते हैं, इसमें से महत्वपूर्ण होता है लाइसिन। ठीक है, आप इसको भोजन के रूप में या पूरक भोजन के रूप में इसको ग्रहण कर सकते हैं, मतलब बाहरी उत्पादों से आप आपके शरीर को ये दे सकते हैं। ठीक है, लाइसिन उचित विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और साथ ही आप ये देख सकते हैं फैटी एसिड में ऊर्जा को परिवर्तित करने और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है ना। तो लाइसिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खसरे या मिसल्स के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? बैक्टीरिया है, वायरस है, एल्गी है, या फंगी यहाँ पर हो सकती है। इसने पूछा है मिसल्स खसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन सा है? तो खसरा किसकी वजह से होता है? वायरल डिजीज है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं वायरस की वजह से होने वाली बीमारी है। साथ ही आपके सामने एक ट्रिक भी है ना, जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि वायरस से कौन कौन सी डिजीज यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, तो आप इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। हर एक लेटर जो है यहाँ पर आपको एक डिजीज के बारे में बताएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर रेखा लिखा हुआ है तो आपसे हो जाएगा रे से रेबीज, ख से खसरा, जो कि हमारा क्वेश्चन में भी पूछा हुआ था। ठीक है, हर्पीज हो जाएगा, मेनिनोजाइटिस हो जाएगा, हेपेटाइटिस हो जाएगा, ट्रैकोमा हो जाएगा, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, है ना, मम्स और इन्फ्लुएंजा, ये सब के सब वायरल डिजीज होती है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, वायरस। अब ये आप करिएगा कि इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें या नोट डाउन करें, तो जरूर से आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा विटामिन शरीर में संश्लेषित हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कैन बी सिंथेसाइजिंग इन द बॉडी? तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कौन सा विटामिन है? विटामिन डी है, जिसको हम लोग सनलाइट से यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विटामिन डी। ओके, क्लियर हो गया, ये आंसर अपना यहाँ पर करेक्ट हो गया है। और किसके लिए जरूरी है? ह्यूमन स्किन के लिए बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं में पीईएम को प्रभावित कर सकता है? सबसे पहले तो अगर हमें ये पता है कि व्हाट इज पीईएम, अगर हम ये जानते हैं कि पीईएम क्या होता है, देन आप इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो पीईएम है ये कनेक्टेड है प्रोटीन से, प्रोटीन और एनर्जी से। जैसे कल अपन ने क्वेश्चन देखा था, मतलब इसी पेपर का फर्स्ट से या सेकंड नंबर का वो क्वेश्चन था, जहां पर हम लोग पढ़ रहे थे पॉजिटिव प्रोटीन एंड एनर्जी बैलेंस, नेगेटिव प्रोटीन एंड एनर्जी बैलेंस। ठीक है, इक्वल प्रोटीन एंड एनर्जी बैलेंस। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड वापस ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पीईएम करके। ठीक है, तो अब ये पीईएम क्या होता है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, दैट मीन्स हमारे शरीर में या व्यक्ति के शरीर में प्रोटीन और एनर्जी की कमी हो जाना। अगर ये कमी हो जाती है ना, गर्भवती या लैक्टेटिंग वुमेन्स जो होती है उनके अंदर पीईएम हो जाता है, यानी कि प्रोटीन और एनर्जी की कमी यहाँ पर हो जाती है, कुपोषण यहाँ पर हो जाता है, तो ये किस किस चीज को प्रभावित करेगा? है ना, गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को प्रभावित करेगा, उसकी पोषण की स्थिति को प्रभावित करेगा, गर्भस्थ शिशु की जो उत्तरजीविता दर है, उसका जो सर्वाइवल रेट है वो भी यहाँ पर कम हो जाएगा। दैट मीन्स ऐसा बच्चा लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। ठीक है, अगर महिला ही स्वस्थ नहीं है, माता ही स्वस्थ नहीं है, तो बच्चा भी स्वस्थ नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, है ना। गर्भवती और स्तनपान कर रही महिलाओं में पीएम इन सभी को प्रभावित यहाँ पर कर सकता है। और इन शॉर्ट अपन कल वाला भी रिवाइज कर लेते हैं। इक्वल प्रोटीन बैलेंस मतलब इनटेक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना? आउटटेक हो जाएगा। मतलब जितनी मात्रा में व्यक्ति कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जितनी भी चीजें हैं अगर ले रहा है, उतनी मात्रा में उसको आउटपुट मिल रहा है, वो शरीर उसका स्वस्थ है, हेल्दी है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है इक्वल वाला। एक हो जाता है अपना नेगेटिव वाला। नेगेटिव में क्या होता है कि इनटेक बिल्कुल भी नहीं है, न के बराबर है, और आउटटेक बहुत ज्यादा है। इनटेक इन द सेंस कि व्यक्ति को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वैसा कुछ भी पोषण युक्त भोज्य पदार्थ नहीं मिल रहा है। आउटटेक बहुत ज्यादा हो रहा है, दैट मीन्स कि व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो चुका है, हड्डियां, शरीर, प्रतिरक्षा तंत्र सब कुछ यहाँ पर उसका कमजोर हो चुका है। एक होता है अपना पॉजिटिव।
प्रोटीन एनर्जी बैलेंस करके। पॉजिटिव में क्या होता है, इनटेक बहुत ज़्यादा होता है और आउटटेक बहुत कम होता है। ये जनरली अभी की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है कि हम लोग अपनी हेल्थ को लेकर इतने ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि हम लोग जो चीज़ मिल रही है उसका सेवन कर लेते हैं। ये खा लेते इससे प्रोटीन मिलेगा, ये खा लेते इससे कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होगी, ये सेवन कर लेते वो कर लेते, तो हम लोग इनटेक तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं लेकिन उतना आउटटेक हमको मिल नहीं रहा है। दैट मीन्स हम चाह रहे हैं कि हम लोग चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त यहाँ पर हो, लेकिन उसके बजाय हम लोग क्या होते जा रहे हैं, ओवरवेट होते जा रहे हैं, मोटापे का शिकार होते जा रहे हैं, है ना, क्योंकि बॉडी उस तरीके से काम नहीं कर पा रही है। ओके, तो ये 3 तरीके के एनर्जी बैलेंस होते हैं। तो अभी पूछा था कि अगर पीईएम हो जाता है ना, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन कुपोषण यहाँ पर हो जाता है, तो इन सभी लोगों को यहाँ पर असर होगा, नेगेटिवली ये चीजें इम्पैक्ट करेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आप चाहे तो इसका एक डेफिनेशन भी देख लीजिए, है ना। एक प्रकार का कॉमन डिसऑर्डर है ये, ठीक है, बच्चों में भी हो सकता है, यूजुअली सबसे ज्यादा ये बच्चों में देखने को मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं। गर्भावस्था के दौरान खराब ढंग से नियंत्रित मधुमेह का जोखिम बढ़ा देता है। ठीक है, क्या पूछा गया है, गर्भावस्था के दौरान खराब ढंग से नियंत्रित मधुमेह, अगर कोई वुमन प्रेग्नेंट है और उस समय अगर उसको डायबिटीज है और वो कंट्रोल नहीं हो रही है, अनकंट्रोलेबल है, तो क्या क्या चीजें यहाँ पर देखी जा सकती है। अर्ली डिलीवरी हो सकती है, सिजेरियन यहाँ पर हो सकता है, मतलब बच्चे का जन्म थ्रू सिजेरियन होगा। ठीक है, प्री एक्लेम्सिया यहाँ पर हो सकता है जिसमें बीपी हाई हो सकता है, हाथ पैरों में सूजन स्वेलिंग हो सकती है। ठीक है, और यूरिन में प्रोटीन आ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखी जा सकती है जो काफी कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर सिचुएशन को बना देगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है अपना ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नाभिरज्जु गर्भनाल के संक्रमण के संकेतों में क्या क्या शामिल होता है। ठीक है, अगर गर्भनाल में संक्रमण हो रहा है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं। आधार का लाल या सूजा हुआ दिखना, ठीक है, रक्तस्राव होते रहना, कंटिन्यूस यहाँ पर ब्लीडिंग होती रहती है, पीला या सफेद पस निकलना, या फिर ये सारे ही रीजन सही है। तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी, ये सारे सिम्टम्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं अगर गर्भनाल में संक्रमण है, कोई भी इन्फेक्शन है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला आजार नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष स्टार्ट किया गया था। आपकी स्क्रीन पर एक बच्ची आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये आप पहले देख लीजिए। इस तरीके के इसके सिम्टम्स यहाँ पर रहते हैं, है ना। इसके कई सारे नाम है, इसको कई नाम से यहाँ पर जाना जाता है, अलग अलग जगह इसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। कहीं कहीं इसको काला बुखार भी बोला जाता है, काला आजार इसका एक्चुअल नेम है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए भारत में जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, लोगों में जो अवेयरनेस फैलाई गई थी, वो किस वर्ष फैलाई गई थी, तो 1990 से 91 के बीच का ये समय है। सिम्टम्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, बार बार बुखार आना, है ना, भूख कम लगना, कमजोरी आना, स्प्लीन जो होता है उसमें वृद्धि हो जाना, ठीक है, जो पेट होता है उसमें एकदम से ऐसा अलग सा इंक्रीमेंट यहाँ पर दिखाई देता है, एनीमिया यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो इससे बचाव के लिए जो है सरकार की साइड से कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 1990 से 1991 में। ओके, चलिए, परजीवी से होने वाली बीमारी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस न्यूनता रोग को 3D रोग कहा जा सकता है। ठीक है, किसको 3D रोग के नाम से भी जाना जाता है, स्कर्वी, बेरी बेरी, पैलेग्रा, या फिर रिकेट्स यहाँ पर हो सकता है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर पैलेग्रा। इसको 3D क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें 3 चीजें के 3 सिम्टम्स, 3 लक्षण यहाँ पर देखे जा सकते हैं। 3 चीजों के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला यहाँ पर डायरिया हो जाता है, अगर कोई भी पेलाग्रा से ग्रसित है तो उसको डायरिया यहाँ पर हो जाता है। डर्मेटाइटिस यहाँ पर हो जाता है, मतलब स्किन में रैशेज होना, खुजली चलना, इचिंग होना, रेडनेस आ जाना, ये सारे लक्षण देखे जाते हैं। और डिमेंशिया यहाँ पर हो जाता है, मतलब उसको किसी भी चीज को लेकर भ्रम हो जाता है, वो चीजों को जल्दी भूल जाता है। इस तरीके से 3D सिम्टम्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं, जिसमें डायरिया, दस्त, है ना, स्किन में सूजन आ जाना, है ना, त्वचा का शुष्क हो जाना, ठीक है, और मनोभ्रंश, डिमेंशिया यहाँ पर हो जाना। दैट्स वाई पेलेग्रा को 3D नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इसमें बाद में एक डी और ऐड कर दिया गया जो कि वैलिड नहीं है, ऑफिशियल नहीं है, बट फिर भी कभी एग्जाम में आ जाए तो यहाँ पर इसको एक डेथ भी कंसीडर किया गया है। ठीक है, डेथ इन द सेंस कि अगर इस पर फोकस नहीं किया गया, इस पर ध्यान नहीं दिया गया, और ये समस्या अगर कई वर्षों से चल रही है तो ये एक मृत्यु का कारण हो सकती है। बट हालांकि अगर इसका टाइम से उपचार कर लिया गया तो इतना बड़ा दिक्कत नहीं होगा। ओके, क्लियर है। तो 3D का आंसर क्या हो जाएगा अपना, पैलाग्रा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, ये कुछ इस तरीके से सिम्टम्स है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 3D के। ओके,
अगला देखिए, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? प्रोटीन की कमी से खांसी, बर्न, जल जाना, पेशी क्षय हो जाना, किसी प्रकार की इरिटेशन हो जाना। तो हम लोग बोलते हैं अगर प्रोटीन की कमी हो गई है मतलब हड्डियां सब कुछ चीजें यहाँ पर कमजोर हो जाएगी। तो पेशी क्षय हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, मसल वेस्टिंग यहाँ पर हो जाना। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अवांछनीय परिणामों के जोखिमों के बिना गर्भाधान करने की जो उपर्युक्त आयु रेंज यहाँ पर होती है वो क्या होती है ना? इजीली कंसीव कर पाए उसके लिए एक एज लिमिट होती है, वो क्या रहेगी अपनी 20 to 35 ईयर। बी आंसर अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेरास्मस से पीड़ित बच्चे को इनमें से कौन से लाक्षणिक प्रकटन दिखाई देते हैं? अगर कोई बच्चा मेरास्मस बीमारी से पीड़ित है तो उसमें आप क्या क्या लक्षण देख सकते हैं? सामान्य से कम तापमान उसका रहना, ठीक है, एबनॉर्मल टेम्परेचर उसका यहाँ पर रहना, निर्जलीकरण उसको डिहाइड्रेशन हो रखा होता है, ठीक है, और वाटरी डायरिया यहाँ पर रहता है। तो यस, डेफिनेटली ये सारे सिम्टम मेरास्मस के हैं, आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये इसके लक्षण हैं। ठीक है, यूजुअली बच्चों में ज्यादा देखा जाता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 महीने की आयु पर खसरा जो अपन को लगती है वैक्सीन, यहाँ पर बच्चे को हम मेसल्स वैक्सीन देते हैं, इसके साथ साथ विटामिन ए की पहली खुराक भी दी जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि कहीं ये गलत तो नहीं है, क्योंकि वैक्सीन के जो कॉम्बिनेशन है बहुत देख कर देने पड़ते हैं, जैसे कि किस वैक्सीन के साथ कौन सा दिया जाए ताकि बच्चों में जो है किसी भी चीज़ के साइड इफेक्ट ना हो जाए। तो ये आपने देखा होगा 9 से 12 महीने के बीच में मेसल्स का वैक्सीन लगता है, खसरा का वैक्सीन लगता है। उसी के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पर विटामिन ए का पहला डोज मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन बैठता है बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें ये भी पूछा गया है कि विटामिन ए की जो पहली डोज दी जाती है वो कितनी मात्रा में यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, ओके, क्योंकि आपको ध्यान होगा विटामिन ए के 1 से लेकर 9 तक डोज दिए जाते हैं, टोटल 9 डोज यहाँ पर दिए जाते हैं। ठीक है, और ये कब तक चलता है अपना? 5 साल तक चलता है। जब हमने पूरा वैक्सीनेशन पढ़ा था कि महिलाओं को, जो गर्भवती महिला है उनके लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम, और जो बच्चे होते हैं उनके वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में, है ना? तो अब आप ये देखिए कि टोटल 9 डोज लग रहे हैं, जिसमें से पहला डोज जो है विटामिन ए का 9 से 12 महीने के बीच में लग जाता है। तो इसमें विटामिन ए की जो डोज रहती है 1 लाख आयु यहाँ पर रहती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा हमेशा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही रहेगा, 1 लाख आयु यूनिट यहाँ पर लगती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र किसी एजेंट के विरुद्ध दृष्टिकृत हो जाता है, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम सामने वाली बीमारियों से लड़ने के लिए रेडी हो चुका है। दैट मीन्स हमारा क्या है, ये पोषण है, एक प्रकार का न्यूट्रिशन है, इम्यूनाइजेशन है, प्रतिरक्षा तंत्र है, संरोपण यहाँ पर हो सकता है या फिर कुपोषण यहाँ पर रहेगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये प्रतिरक्षा तंत्र है जो बीमारियों से लड़ने में हमारे शरीर की मदद करता है। इसने यहाँ क्वेश्चन में मेंशन करा हुआ है कि कौन सा इम्यूनो सिस्टम है या इसको क्या नाम यहाँ पर दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा, प्रतिरक्षीकरण। ओके, इससे मतलब बोल सकते हैं कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आईसीडीएस में संशोधित पोषण संबंधी मानदंड जो कि फरवरी 2009 के रिपोर्ट के अनुसार, है ना, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को दी जाने वाली ऊर्जा और प्रोटीन की मात्रा यहाँ पर कितनी होती है ना? इन्होंने अभी तक अगर अपन सारे क्वेश्चंस को एनालिसिस करें तो इन्होंने हर चीज को पूछा हुआ है ना? पुरुषों में कितनी होगी, किशोरी जो लड़कियां होती है उनमें कितनी होगी, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, आयरन हो गया, सब चीज़ें इन्होंने पूछ ली है। तो एक एक नंबर आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। ओके, और मैंने ये रिपोर्ट आप सभी के साथ ऐप पर शेयर भी कर दी है ना? ICDS 2010 वाली जो रिपोर्ट है वो मैंने शेयर कर दी, उसमें सभी की दे रखी है, पुरुषों के लिए भी दे रखी है और महिलाओं के लिए भी दे रखी है। तो अभी इन्होंने पूछा है कि जो गर्भवती महिला है उनके लिए सबसे पहले आपको बताना है ऊर्जा में, और फिर बताना है प्रोटीन की मात्रा यहाँ पर कितनी होनी चाहिए। क्या आंसर यहाँ पर होगा? देखो, 600 किलो कैलोरी तो अपनी ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है, और 18 से 20 ग्राम यहाँ पर प्रोटीन की आवश्यकता रहेगी। ओके, ये डेली बेसिस पर। बीसीजी का पूरा नाम आपको यहाँ पर बताना है, जैसे बीसीजी के टीके लगते हैं तो इसका बीसीजी जो है इसका फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से देखिए क्या आंसर यहाँ पर हो सकता है। देखो, पहले तो बैसिलस तो है,
ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है, क्लोस्ट्रीडियम लिखा है, दूसरे वाले में कॉलेरा लिख दिया है, तीसरे वाले में कामेट लिखा है और फोर्थ में भी कामेट है। मतलब आपको सिलेक्ट करना है सी और डी में से। ठीक है, यहाँ पर अपना क्या हो गया, बेसिलस कामेट गुएरिन जो है करेक्ट आंसर। ये होता है बीसीजी का फुल फॉर्म। ओके, आपको ये कंफ्यूज करने के लिए सारे नाम इन्होंने ऐड कर रखे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सार्वभौमिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जिस रोग या जिन रोगों को संरक्षण दिया गया है वो कौन कौन से हैं? मतलब जो हमारा यूनिवर्सल जो प्रतिरक्षाकरण वाला कार्यक्रम चलता है कि सभी को इम्यूनिटी यहाँ पर दी जाए, है ना, तो किन किन रोगों को इसमें कवर किया गया है, कौन कौन से रोग जो है इस प्रोग्राम के अंदर लाए गए? डिप्थीरिया, पोलियो और ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो ये तीनों ही रोग जो है इसके अंदर कंसीडर किए गए कि सभी को इसका टीका लगेगा। वैक्सीनेशन के अंदर ये तीनों ही रोग कवर किए जाते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ दी अबव अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय स्तर पर एनआरएचएम जो है ना, इसने एक मिशन दिशा नियंत्रण समूह, मिशन स्टीयरिंग ग्रुप को स्टार्ट किया है, जिसका हेड यहाँ पर कौन होता है? इसका हेड यहाँ पर कौन होगा? आपको शायद ये ध्यान होगा कि एनआरएचएम जो है 12 अप्रैल 2005 को स्टार्ट किया गया था, है ना, रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। अब इसमें जो है एक एमएसजी होता है। एमएसजी मतलब मिशन स्टीयरिंग ग्रुप, जो कि ये देखता है कि कोई भी कार्य अगर लिया गया है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम है या कोई भी प्रोग्राम या चीज़ यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई है या कोई भी एक तरीके से योजना लाई गई है, तो वो किस तरीके से उसका कार्यान्वयन हो रहा है, किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। तो उसका हेड होता है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पोषण की स्थिति का निर्धारण करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? सामाजिक आर्थिक स्थिति, सुंदरता, कपड़े या नींद का पैटर्न। देखो इन दोनों चीजों को तो अपन हटा देते हैं। अब यहाँ पर हमसे किसकी बात करी गई है? न्यूट्रिशन की बात करी गई, पोषण की बात करी गई। कहीं ना कहीं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी इस चीज को प्रभावित करता है। जैसे व्यक्ति गरीब है तो उसको वो मात्रा में पोषण नहीं मिल पा रहा है जितनी की उसको आवश्यकता है, तो कहीं ना कहीं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इस चीज को इम्पैक्ट करता है, प्रभावित करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। माता द्वारा गर्भावस्था के दौरान मादक पदार्थों का उपयोग किए जाने पर गर्भस्थ शिशु के साथ साथ किसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव यहाँ पर पड़ता है? ठीक है, सबसे पहले समय पूर्व जन्म हो जाना, सिर व शरीर का आकार सामान्य से कम होना, शारीरिक विकृतियां यहाँ पर देखी जा सकती है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, ये सबसे बुरी चीज होती है और अपन देख सकते हैं कि जितने बुरे प्रभाव इसके हो सकते हैं वो सब आप इस समय में देख सकते हैं। ठीक है, प्री मैच्योर बर्थ हो जाना, सारी चीजें इसके अंदर हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाशियोकर किसकी कमी के कारण होता है? प्रोटीन ऊर्जा, कैल्शियम, आयरन या फिर थाइमीन? तो प्रोटीन ऊर्जा की कमी के कारण जो है क्वाशियोकर यहाँ पर हो जाता है हड्डियां मुड़ जाना, हड्डियों का कमजोर हो जाना, हड्डियों का गल जाना। ठीक है, कुपोषण बेसिकली इसको अपन यहाँ पर कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन वही आपसे पूछ लिया, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है एनआरएचएम जो है माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कब इसको शुरू किया गया था? अभी हमने क्या पढ़ा था, 2005 में ही आया था। ठीक है, तो 12 अप्रैल 2005 जो है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 अप्रैल 2005 को इसको लाया गया था और इसका हेड कौन होता है? अपना मेन जो मंत्री होते हैं वो इसका कैबिनेट मिनिस्ट्री जो होती है वो इसके हेड रहते हैं। ओके, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री। आईसीडीएस का गठन किनको मिलाकर किया जाता है? आईसीडीएस जो अपना इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम होती है जो कि 1975 में आई थी, तो इसकी जो कमिटी, इसकी जो मीटिंग्स होती है, इसका जो हेड बनता है वो किनको मिलाकर बनाया गया है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायक व पर्यवेक्षक को मिलाकर बाल विकास परियोजना अधिकारी सीडीपीओ, जिला कार्यक्रम अधिकारी डीपीओ। तो इन तीनों से जो है पूरी एक कमेटी यहाँ पर बनती है। तो ऑल ऑफ दी अबव अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हीमोग्लोबिन के प्रत्येक ग्राम में लगभग क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन के हर एक ग्राम की बात करें तो इसमें 6.34 मिलीग्राम आयरन, 4.25, 3.34 या फिर 2.24 मिलीग्राम आयरन यहाँ पर पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन के प्रत्येक ग्राम में लगभग हम लोग ये बोलकर चले 3.34 मिलीग्राम आयरन उपस्थित होता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा ऊपर नीचे ये हो सकता है लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे 3.34 या इसके आसपास ये रहेगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग बात करें हीमोग्लोबिन के पर ग्राम की, ऐसे ही ये ब्लड में भी पूछ सकता है ना, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला देखिए,
आरबीसी की बात यहाँ पर हो रही है, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाओं की, जो कि इस पेपर में भी पूछा गया था कि आरबीसी का जो लाइफ साइकिल है वो कितने दिन का होता है, 120 डेज का होता है। फिर एक क्वेश्चन आरबीसी से पूछा गया था कि आरबीसी के आकार में परिवर्तन हो जाने से कौन सी बीमारी यहाँ पर होती है, सिकल सेल एनीमिया, जिसको हाशिया हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, प्रोटीन की अधिकता के कारण आरबीसी का जो साइज है ब्लड में वो बिगड़ जाता है और सिकल सेल एनीमिया यहाँ पर हो जाता है। अब वापस से क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हीमोग्लोबिन कंटेंट्स 3.34 अपन ने पढ़ा था। यहाँ पर अपन को दे रखा है अप्रोक्स 3.4 mg आयरन पर ग्राम। हर ग्राम में 3.4 mg आयरन होता है। ठीक है, अगर मैं इसे ब्लड की बात करूं, खून में अगर हम लोग बात करें, तो अप्रोक्स 15 ग्राम पर 100 ml ब्लड में ये पाया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा ऊपर नीचे क्यों होगा, क्योंकि पुरुष और महिला में थोड़ी सी चीजें जो है एक दो नंबर आगे पीछे वेरी करते हैं इसमें। ठीक है, तो अपन ये मानकर चल सकते हैं कि 100 ml ब्लड में पर 15 ग्राम जो है आयरन अपना पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और अगर आपको इसमें mg में देखना है, अमाउंट ऑफ आयरन इन हीमोग्लोबिन में देखना है, तो 50 mg पर 100 ml ब्लड। ठीक है, तो ये तीनों नंबर्स आपको यहाँ पर ध्यान रखने होंगे जो कि आपकी एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। इस तरीके से अपन ने ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। 45 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, सो सेशन को ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। इसका पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएगा, तो ऐप से जाकर आप पीडीएफ को भी विजिट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।